हेलो गाइस, दिस इज अभिषेक। दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल फिजिक्स फैक्ट बाय अभिषेक सेट में। दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है ये केमिस्ट्री का प्रिपरेशन के लिए पार्ट 17 है और इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे 2018 बायो में पूछे गए केमिस्ट्री के प्रश्न संख्या 11 से लेकर 20 तक। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली क्योंकि कई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इसमें आएंगे जो आपको समझने में, और जिस तरह के क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते हैं तो आप सभी लोग इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मेसॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय, मेसॉन की खोज की गई थी। ऑप्शन है आपके पास आइंस्टीन, ऑस्टीन, मोजले और युकावा। तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन मैक्सिमम लोगों को आता होगा। तो जितने लोगों को आता है वो वीडियो अभी पॉज करे और नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर आंसर बताए। उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूं कि इसका एग्जैक्टली आंसर क्या होगा। तो इसका भाई आप लोग कर चुके होंगे, चलिए नहीं भी किया तो भी मैं बता देता हूं कि इसका जो है एग्जैक्ट आंसर है ये युकावा। अच्छा, अगर आप लोग को याद होगा तो फिजिक्स में हम लोग जब युकावा का मेसॉन सिद्धांत पढ़ते हैं तो वहां पर ये चीज मिल जाती है, और अगर नहीं भी मिली तो आप ये जान लीजिए कि युकावा ने मेसॉन की खोज की थी। और मेसॉन भी एक तरीके का क्या है आपका एक मतलब वो पार्टिकल है, जिस तरह से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन होते हैं तो उसी तरीके से एक मेसॉन भी होता है जिसकी खोज किसने की थी? युकावा ने। ओके ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल इमिटेड इन द न्यूक्लियर रिएक्शन 19 थोरियम 228 to 80 bismuth 212 आर रेस्पेक्टिवली। नाभिकीय अभिक्रिया 90 TS228 से 83 BI 212 में उत्सर्जित अल्फा तथा बीटा कणों की संख्या है। अब आप सोडी और फजान का रूल अगर जानते होंगे तो उसमें यह कहा जाता है कि एक अल्फा कण निकलता है तो परमाणु क्रमांक में 2 की कमी और परमाणु भार में 4 की कमी होती है। ठीक है, इस तरह से होता है। तो अगर हम ये शुरुआत करें रिएक्शन, यहां से देखिए जरा, 19 TH, ठीक, फिर प्लस ये सॉरी यहां से हम अगर 4 अल्फा निकाल दें, 4 अल्फा कण निकाल दिया, माइनस कर दो, तो ये देखो इसमें 8 की कमी हो जाएगी क्योंकि परमाणु क्रमांक में 2 की कमी होती है, परमाणु भार में 4 की कमी, तो ये हो जाएगा 82 x, और यहां से 16 तो 212। लेकिन हमारा जो है ये तो मिल गया, ये तो मिल गया, लेकिन ये वाला नहीं मिल रहा है। और आप जानते हैं कि सोडी का ही रूल था कि एक बीटा पार्टिकल निकलता है तो परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाती है। अच्छा, ये मैंने आपको फिजिक्स वाले लेक्चर में बताया था कि क्यों ऐसा होता है। तो भाई एक बार फिर से मैं बता देता हूं कि बीटा कण निकलता है तो क्यों एक प्रोटॉन की वृद्धि हो जाती है, यानी एक परमाणु क्रमांक बढ़ जाता है। तो एक न्यूट्रॉन जो होता है, नाभिक में उपस्थित जो न्यूट्रॉन होता है वही टूटता है एक प्रोटॉन और एक बीटा पार्टिकल में। तो बीटा पार्टिकल तो बाहर निकल गया और प्रोटॉन की संख्या 1 बढ़ गई, प्रोटॉन की संख्या 1 बढ़ गई, और प्रोटॉन की संख्या ही तो होती है परमाणु क्रमांक, यानी परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाती है। अब आप कहेंगे कि सर परमाणु भार में कोई कमी नहीं होती। तो भाई देखो, जो न्यूक्लियॉन था वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, जो नाभिक में उपस्थित कुल कणों की संख्या होती है वही तो परमाणु भार होता है, यानी द्रव्यमान संख्या। तो भाई जरा सोचो कि मान लो 5 न्यूट्रॉन था और 6 प्रोटॉन थे, 5 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है मान लो। अब बीटा पार्टिकल जब टूटा तो उस समय, अरे बीटा पार्टिकल के इमिशन के दौरान क्या हुआ, एक न्यूट्रॉन जो है विघटित हुआ, किसके रूप में? एक बीटा पार्टिकल और एक प्रोटॉन में। ठीक है, बीटा पार्टिकल निकल गया। अब प्रोटॉन जो है वो 5 से 6 हो गया और न्यूट्रॉन जो था वो 6 से 5 हो गया, लेकिन अभी भी तो संख्या 11 ही है। और जब 11 ही है तो परमाणु भार में कोई कमी तो, अरे परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन तो होगा नहीं। इस वजह से जो है हम लोग का ये ऐसा हो जाता है 83
Bi212 और इस दौरान क्या हुआ, एक बीटा पार्टिकल निकला हुआ है। तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा, देखो 4 अल्फा 1 बीटा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द हाफ लाइफ ऑफ एन आइसोटोप एक्स इज 10 ईयर। एक्चुअली यहां 10 ईयर है, 10 ईयर। इट्स डीके कांस्टेंट इज, यदि एक समस्थानिक x का अर्धायु काल 10 वर्ष है तो उसका विघटन स्थिरांक होगा। तो इसके लिए जो आपका विघटन स्थिरांक टाउ होता है उसका फॉर्मूला आप जानते हैं, टाउ इक्वल टू होता है 0.693 अपॉन में टी हाफ, और ये टी हाफ क्या है, अर्धायु काल है। अगर इस हिसाब से हम करें तो 0.693 अपॉन में 10 दैट इज 0.0693, यानी कि आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, दोस्तों में शेयर करिए, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट इन द क्रिस्टल लोअर्स इट्स डेंसिटी। निम्न दोषों में से कौन सा क्रिस्टल के घनत्व को कम करता है। ऑप्शन है स्कॉटकी डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट, आयनिक डिफेक्ट एंड पॉइंट डिफेक्ट। तो भाई स्कॉटी दोष, फ्रैंकल दोष, आयनिक दोष या बिंदु दोष, ये चारों आपके ऑप्शन है। तो इसमें से जो सही वाला है, क्रिस्टल के घनत्व को जो कम करता है, वो आपका है स्कॉटकी डिफेक्ट। अच्छा सुनिए, क्यों ऐसा क्यों हुआ। तो जो आपका स्कॉटकी डिफेक्ट है, वो किसी भी क्रिस्टल से, जैसे मान लीजिए कि ये एक क्रिस्टल है NaCl का, यहां पर एक Na है और एक Cl है ना, Na प्लस और Cl माइनस। तो किसी भी क्रिस्टल के एनायन या कैटायन के पेयर के एब्सेंस से जो डिफेक्ट जनरेट होता है उसको बोलते हैं स्कॉटकी डिफेक्ट। हिंदी में बात की जाए तो हम ये कह सकते हैं, किसी भी क्रिस्टल के धनायन और ऋणायन के पेयर के निकल जाने की वजह से या गायब हो जाने की वजह से जो डिफेक्ट होता है वो आपका क्या है, फ्रैंकल डिफेक्ट है। अब जरा सोचो कि ये सॉलिड था, अभी ये हिस्सा जो है, इतना हिस्सा जो एनायन और कैटायन का था, ये हिस्सा ये गायब हो गया। तो गायब हो गया तो वॉल्यूम तो सेम है, वॉल्यूम तो अभी भी चेंज नहीं हुआ, लेकिन जो मैटर था वो तो कम हो रहा है ना। तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम तो सेम ही रहा, लेकिन मास Na और एक Cl दोनों के निकल जाने की वजह से मास कम हो गया, तो डेंसिटी भी क्या होती है, कम होती है। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि कौन सा डिफेक्ट जो है वो क्रिस्टल के डेंसिटी को लोअर करता है, यानी क्रिस्टल की घनत्व को कम करता है, तो वो आपका है स्कॉटकी डिफेक्ट। ओके, स्कॉटकी डिफेक्ट क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एलिमेंट कॉमनली यूज फॉर मेकिंग ट्रांजिस्टर्स आर। ट्रांजिस्टर के निर्माण में सामान्यतया प्रयोग होने वाले क्रिस्टल है। तो भाई ये सारी चीजें, सेमीकंडक्टर वाली सारी चीजें जो है वो मैं आपको फिजिक्स में बहुत अच्छे से बता चुका हूं। अगर आप नए हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट फिजिक्स फॉर BHU BSc एंट्रेंस एग्जाम में जाइए, वहां पर आपको एक साथ पूरे सिलेबस के जो क्वेश्चन पूछे गए पिछले 10 सालों में उनको मैंने वहां कवर कराया है, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। और इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको आता है तो आप इसका आंसर आप जो है कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। ये आज का आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं एक क्वेश्चन जरूर आपको होमवर्क देता हूं, तो आज के लिए होमवर्क का क्वेश्चन ये है, और मैं उम्मीद करता हूं सबसे, आप सभी लोगों से मैं उम्मीद करता हूं कि भाई आप इसका आंसर जरूर देंगे, ठीक है, और मुझे यकीन है कि आप लोग जरूर देंगे, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मोलालिटी ऑफ सोल्यूशन इन विच 18 ग्राम ग्लूकोज, मॉलिक्यूलर वेट दिया है 180 ग्राम पर मोल, इज डिसॉल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। 18 ग्राम ग्लूकोज अणुभार है 180 ग्राम प्रति मोल को 500 ग्राम जल में घोलने पर प्राप्त विलयन की मोलालिता होगी। तो भाई देखो,
मोललता इक्वल टू क्या होता है, अभी हम लोग थोड़ा समझते हैं इसको। मोललता यानी मोलैलिटी ना, तो सब लोग समझेंगे। मोलैलिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, ये होता है। अब यहां पे हमारे पास एक समस्या आ गई कि मोल तो हमारे पास है ही नहीं, वेट तो है सॉल्यूशन का लेकिन मोल नहीं है, तो मोल निकाल लेते हैं। मोल इक्वल टू कैसे निकलेगा, मोल इक्वल टू होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ना, या गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो गिवन वेट है 18 और मॉलिक्यूलर वेट है 180, यानी कि आपका आगे 0.1 क्लियर है। अच्छा, तो यहां रख दीजिए, यहां आपका हो गया 0.1 और वेट ऑफ सॉल्यूशन इन केजी होता है, यहां ग्राम दिया हुआ है। 500 ग्राम को आप केजी में बदलोगे तो कितना आ जाएगा 0.5, दैट इज 1/5 आपका ये आ गया, और 1/5 का मतलब 0.2। तो इसका जो मोललता होगा वो आपका 0.2 होगा। क्वेश्चन के पैटर्न को समझिए, एक एक फॉर्मूला आप अपनी कॉपी पे जरूर नोट करिए। अच्छा, सभी लोग इन सब का नोट्स बनाया करिए, वीडियो देखेंगे आप, चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, वीडियो तो आपको देखना ही है, लेकिन अगर आप इसको नोट्स बनाते तो ये आपके लिए हमेशा फायदेमंद होगा, अदरवाइज आपको बार बार वीडियो देखना पड़ेगा। तो दोनों काम कर सकते हैं, अगर आप देख सकते हैं तो देखिए, अदरवाइज आप नोट्स बनाइए। मुझे तो लगता है कि नोट्स बनाना ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए, और दूसरों की भी हेल्प करिए शेयर करके, ठीक है। तो आपको ये उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, द एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ सब्सटेंस इज 840 जूल पर मोल एंड इट्स बॉइलिंग पॉइंट is -173 डिग्री सेल्सियस। इट्स एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन इज, एक पदार्थ के वाष्पीकरण की एंथैल्पी 840 जूल प्रति मोल है तथा उसका क्वथनांक -173 डिग्री सेल्सियस है, इसके वाष्पीकरण की एंट्रोपी है। तो भाई क्वेश्चन ही इतना बड़ा है, अधिकतर लोग तो सोच रहे होंगे कैसे लगेगा, पर ये मैं आपको बताता हूं कि ये बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। देखिए कैसे, इसका सॉल्यूशन है, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा एच वेपोराइजेशन अपॉन टीबी, और ये भी आपका वेपोराइजेशन है। अब जो वैल्यू दी है उसको रख दीजिए आप, तो यहां पर हो जाएगा आपका 840 -173, और ये -173 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, -173 डिग्री सेल्सियस है। इसको आपको बदलना है केल्विन में, ठीक है, इसको आपको बदलना है केल्विन में, क्योंकि एंट्रोपी या एंथैल्पी जो भी देखते हैं हम लोग उसको आपको सब परम ताप पर होता है। तो इसमें इसको केल्विन बदलने के लिए क्या करेंगे, 273 ऐड कर देंगे, यही नहीं करते हैं। तो यहां से ये क्या हो जाएगा 840 और ये नीचे हो गया 100, यानी 8.4 जूल प्रति मोल केल्विन। तो भाई ये है इसका सॉल्यूशन, एकदम एक छोटा सा फार्मूला याद रखना है, काम खत्म। ओके ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अभिक्रिया के लिए A to B, ये अभिक्रिया है A to B, डेल्टा H की वैल्यू दे रखी 4 किलो कैलोरी प्रति मोल, डेल्टा S की वैल्यू दे रखी 10 कैलोरी प्रति मोल केल्विन। अभिक्रिया स्वतः घटित होगी जब तापक्रम होगा, यानी फॉर अ रिएक्शन A to B डेल्टा H इक्वल टू 4 किलो कैलोरी पर मोल, डेल्टा S इक्वल टू 10 कैलोरी पर मोल केल्विन, रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस व्हेन द टेम्परेचर वुड बी। अच्छा, तो भाई ऐसे क्वेश्चन को हम लोग पहले भी कर चुके हैं, तो अभी फिर देख लेते हैं। यहां से एट इक्विलिब्रियम का मतलब होता है साम्यावस्था, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस,
और इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी जो होता है वो 0 होता है, यानी 0 इक्वल टू हो गया डेल्टा एच की वैल्यू कितनी दे रखी है 4 किलो कैलोरी, इसको कैलोरी में बदलेंगे तो 4000 आ जाएगा। टी का पता नहीं, डेल्टा एस की वैल्यू है 10, तो यहां से टी की वैल्यू आ जाएगी 4000 बटा के 10 यानी कि 400 केल्विन। अब कितने लोग यहाँ कंफ्यूजन में रहते हैं कि 400 केल्विन ही एक्चुअल आंसर हो जाएगा, लेकिन ये 400 केल्विन स्पॉन्टेनियस की, यहाँ पर रिएक्शन जो है वो एकदम साम्यावस्था में आ जाता है, मतलब कि जितना रिएक्टेंट की सांद्रता उतनी प्रोडक्ट की, तो यहाँ पर स्पॉन्टेनियस स्वतः घटित नहीं होती। तो इसके लिए वह तापक्रम जो इस तापक्रम से अधिक होगा उस तापक्रम पर रिएक्शन अपने आप चलती रहेगी, ठीक है। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन ही दिख रहा है 500 केल्विन जो इस पर काम करेगा, तो आंसर आपका हो जाएगा 500 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड, निम्न में से कौन सा सबसे प्रबल या सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है, P2O5, AS2O3, SB2O3 और Bi2O3। तो भैया देखो अम्लीय ऑक्साइड या क्षारीय ऑक्साइड जब भी आप निकालोगे तो ये ध्यान रखना कि अगर आपके दिमाग में पीरियोडिक टेबल चल रहे हैं तो इस साइड का लेफ्ट साइड के जितने भी मेटल होंगे वो बेसिक नेचर शो करते हैं और उस तरफ के जितने होते हैं वो एसिडिक नेचर शो करते हैं। तो वो तत्व जो लीस्ट बेसिक नेचर शो करेगा, ध्यान रखिए, जो लीस्ट बेसिक नेचर शो करेगा मतलब जिसकी क्षारकता सबसे कम होगी उसका ऑक्साइड जो होगा वो अम्लीय होगा। और इस हिसाब से देख रहे हैं ये फास्फोरस जो है वो नाइट्रोजन फैमिली का तत्व है, यानी कि ये पीरियोडिक टेबल के राइट साइड में बिलोंग करता है, तो इस वजह से आपका P2O5 जो है वो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें से आप कहोगे कि सर पीरियोडिक टेबल में तो P के बगल में भी और भी है, लेकिन इसके लिए इन चारों ऑप्शन में जो है आपका ये वाला जो है वो सही हो जाएगा। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है इन अ P4 यूनिट ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस द फॉस्फोरस एटम्स आर अरेंज्ड एट। P4 यूनिट सफेद फास्फोरस में फास्फोरस परमाणु वर्गीकृत होते हैं। ऑप्शन है एट द कॉर्नर ऑफ ऑक्टाहेड्रन यानी अष्टफलक के शीर्ष पर, कॉर्नर पर, एट द कॉर्नर ऑफ क्यूब यानी कि क्यूब के कॉर्नर पर या कह सकते हैं घन के सिरों पर, एट द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर प्लेन एक समतलीय वर्गाकार के सिरों पर, एट द कॉर्नर ऑफ टेट्राहेड्रन यानी समचतुष्फलकीय कॉर्नर पर। तो भाई देखो 4 ही है तो ऑक्टाहेड्रन का खेल खत्म, कॉर्नर का खेल खत्म। क्यों? क्योंकि इसमें 6 होते हैं और इसमें 8 होते हैं। हमें जो देखना है वो इसमें और इसमें है। तो भाई अगर P4 की आप संरचना देखते हैं तो ये वाला जो है आपका सही हो जाता है। क्यों? क्योंकि P4 की संरचना मैं आपको करके दिखाता हूं। कुछ इस प्रकार होती है। ठीक है, तो ये समचतुष्फलकी कॉर्नर है और यहां पर आपका ये स्क्वायर प्लेनर नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये ऐसा 2D में बन रहा है इसलिए आपको लग रहा है, लेकिन ये जो है वो एक दूसरे से समचतुष्फलकी कॉर्नर पे लगे रहते हैं। तो इस हिसाब से ये आपका 4th ऑप्शन जो है एट द कॉर्नर ऑफ टेट्राहेड्रन ये आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से ये वीडियो समाप्त हुई। नेक्स्ट वीडियो हम लोग अगला पार्ट इसका पढ़ेंगे जिसमें क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 30 तक डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करना मत भूलिए और चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।